सो हे माय डियर ऑडियंस, हम यू ऑल कैसे हो आप लोग। सो आज की जो वीडियो है वो आपके पॉलिटी की जो सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है उसका हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ गई है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना के दे रखी है, जिसमें आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो है 19 अक्टूबर। ओके, सो 19 अक्टूबर का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसको मैनेज करो। और आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन है वो हो रखी होगी। ये पूरा टाइम आप बस चीज़ों को रिवाइज करो, चिल मूड में रहो, ज़्यादा टेंशन में मतलब, बिकॉज यार देखो, सो 19 अक्टूबर को आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आपके पास है ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप लोगों को इस टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है तो, और एंड टाइम पर हो तो सीधी सी बात है कि पढ़ने का मन तो भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। बिकॉज यार हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे होते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन होता है बिकॉज कुछ टाइम बाद एंट्रेंस है, और बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं यार पढ़ने का मन ही नहीं है तो नहीं पढ़ रहे। मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका मन वैसा करो, बट रिवाइज करो, मॉक टेस्ट जो भी आपने दिए उसको एनालाइज करो और नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करो। और इसीलिए मैं आज आपके लिए अगेन 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ, प्रैक्टिस सेट। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड करेगा सारा, आपका वही होने वाला है। जैसे पहले क्वेश्चंस थे वैसे ही सेम फॉर्मेट हमें फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाले एमसीक्यूज़ को नहीं अटेम्प्ट किया है इससे पहले जाके उनको एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो, बिकॉज वहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मतलब वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। और उसके बाद हाँ चलो फिर हम आपका और मेरा टाइम बिना वेस्ट किए, बिकॉज आप लोग एंट्रेंस और मेरे को पढ़ना है, तो हम हमारा टाइम बिना वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ये, और आपको मतलब क्वेश्चन देख लो क्या है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस दी पंचायती राज और नगर पालिका। नगर पालिका आपका म्युनिसिपैलिटी है, और आपका पंचायती राज तो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो पहला आपका है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद 54 एंड 56, देन है 45th एंड 46, और आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका आंसर आप पॉज करो और फटाफट इसका आंसर दो। मैं अगर आपको इसका आंसर देती हूँ तो वो है आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ आया गया है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको क्या चीज़ पढ़ना, अगर आप आर्टिकल याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। वैसे आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट ऐड किया गया है, रिमेंबर कौन सा पार्ट ऐड किया गया है, तो वो देख लेना। और हाँ, पंचायती राज एक डे भी है जो कि 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द पंचायती इलेक्शंस। तो इसका आंसर है 24, मतलब सॉरी, इसका जो ऑप्शन ए है वो है 25th, 21st, 18th और 30th। तो पंचायत की इलेक्शन को आपको कंटेस्ट करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज कंसिडर्ड एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ब्लूप्रिंट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन, किसको हम कंसिडर करते हैं ब्लूप्रिंट एज। सो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आपका है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सो इसका आंसर देखो, प्रीएम्बल आपका हम ब्लूप्रिंट कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। आप इन दोनों एक्ट्स को देख सकते हो, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ब्लूप्रिंट नहीं। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जब आप कुछ बनाते हो तो उससे पहले हमें एक ड्राफ्ट तैयार करना होता है। तो हमने क्या चीज़ सोची थी, ब्लूप्रिंट क्या था, तो आपका ब्लूप्रिंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं। तो ये एज अ सोर्स भी हम देखते हैं, जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया, फेडरल चीज़ कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, तो वो आप इसको पढ़ना, रिवाइज करना, क्योंकि सोर्सेज से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल in the Constitution of India considered as the constitution's heart and soul। heart and soul किसको बोला जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये आई गेस क्वेश्चन बीच में पूछा गया है और ड्यू में भी पूछा गया है, और ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, ये भी जो फ्रेज है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने दिया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 21, 14, 15 एंड 32। सो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है अम्बेडकर जी के थ्रू, जिनका है BR अम्बेडकर। ओके, सो इन्होंने
सेकंड जो आपका आर्टिकल है उसको बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32nd आर्टिकल क्या है, ये आपका रिट, ठीक है, रिट है। रिट आपकी 5 टाइप्स की होती है, हेबियस कॉर्पस, मैग्नमस, सर्चुलरी, कोवारंटो एंड प्रोहिबिशन। इन पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल रेफर्स टू द मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर की मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी की बात मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा एरिया है, फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। सो आप एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन जो होता है वो भी इसमें एक चीज़ होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर और अकाउंटेबिलिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब वैसा सा है कि थोड़ा अगर आप समझ गए तो प्रिंसिपल जो आपका ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, कौन से प्रिंसिपल को हम रेफर करते हैं मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम, जो हेड की मतलब पीएम इनको हेड करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो आपका एक प्रिंसिपल है जब हम मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट रिलेटिंग टू द सेशंस ऑफ इंडियन लोकसभा। मतलब यहाँ पर लोकसभा को काट के पार्लियामेंट लिखो, ओके। तो सेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या क्या है, बजट सेशन, मानसून सेशन, आपका विंटर सेशन और समर सेशन। यहाँ पे नॉट रिलेटेड है, नॉट कौन इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। तो आपको पता है कि हमारे 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। हमारा समर सेशन जैसा कुछ नहीं होता, तो क्या होगा यहाँ पर समर सेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द राज्यसभा मेंबरशिप। मतलब मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। सो आपके 250, 503, 235 एंड 275 ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर आपका 250 मैक्सिमम हो सकते हैं आपके राज्यसभा में। इस 250 में भी आपके 12 मेंबर को इंक्लूड करके बोला जाता है। 12 मेंबर कौन है, 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय हुम, बाय प्रेसिडेंट। तो कितने ग्राउंड में, तो 4 ग्राउंड हैं, 4 ग्राउंड्स के ऊपर ये नॉमिनेट किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्रिसाइड्स ओवर बाय। मतलब जॉइंट सिटिंग जो होता है, जो कि आपका आर्टिकल 108 है। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ गलत बोल दी थी, मैंने 108 जो है वो आपका मनी बिल के बारे में रेफर कर दिया था कि मनी बिल 110 होता है। और थैंक यू जिस भी बच्चे ने मुझे ये चीज़ बताई, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो आप उसके अंदर उसकी मिस्टेक्स भी निकाल पा रहे हो, बिकॉज ये बता रहा है कि आप कितने मतलब कितनी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन है उस बच्चे के लिए, ओके। सो नेक्स्ट आप मतलब जो जॉइंट सिटिंग है कौन इसको प्रिसाइड करता है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका बहुत ईजी सा आंसर है जो कि आपको पता ही होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कैन वन पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन 1 स्टेट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर है यस। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होता कि 6 महीने के लिए हो सकता है, 3 महीने के लिए हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। इसका आंसर है यस। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अब आपको अगर कोई भी ऐसा कोई भी गवर्नर पता है जो एक स्टेट से ज़्यादा गवर्नर रह चुका है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द राज्यसभा डिजॉल्व। राज्यसभा कब डिजॉल्व होती है, ये एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक याद है। ये क्वेश्चन मैंने एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपका है मतलब क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल, ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, ओके, और नेवर। सो इसका आंसर होगा नेवर। क्यों, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो कभी डिजॉल्व नहीं होती। यहाँ पर डिजॉल्व होने का क्यों नहीं होती, इसका भी एक रीज़न है। देखो, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर का होता है। बट ये अपने इस 6 ईयर को कैसे इंजॉय करते हैं, 2 ईयर के गैप्स में करते हैं। मतलब एक मेंबर 1 साल के लिए, मतलब एक बार 2 साल के लिए बनेगा, फिर वो अगली बार जब इलेक्ट होगा फिर 2 साल के लिए बनेगा, फिर अगली बार आएगा तो 2 साल के लिए बनेगा। ऐसे उसका जो मेंबरशिप का मतलब उसका जो ईयर होता है कि वो कितने टाइम तक रहता है वो है 6 साल का। तो इसीलिए बोला जाता है कि राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है। तो इसका नेवर आंसर है। नेक्स्ट है द
टर्म ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर की कितने साल का टर्म होता है, तो वो आपका होता है 6 ईयर का टर्म होता है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ हिज ऑफिस। ये जो ओथ वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है BHU में, बहुत BHU में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मैंने एक और जगह सॉल्व किया। DU में तो आई गेस मेरे को याद नहीं है कि किस ईयर में पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ओके, सो ओथ किसके सामने एडमिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट। ये तो भाई आपका रिसेंट में ही है, प्रेसिडेंट अभी हमारी रिसेंट अपॉइंट हुई हैं, तो वो आपको पता होगा, अगर आपको प्रेसिडेंट का नाम पता है, जो कि पता ही होगा, बट आप मुझे बताओ फिर, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसका ऑप्शन है CGI, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो आपका इसका आंसर होगा CGI ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CGI ऑफ इंडिया बोलो CGI, तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब अगर चीफ जस्टिस ना हो तो कौन होगा, चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो कौन कर सकता, तो सीनियर मोस्ट जो जज है आपका कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, वो आपका जो प्रेसिडेंट है उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं इफ CGI इज नॉट अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट है द सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो सैलरी होती है जजेस की, उसके बारे में अगर बात करें तो क्या है, कैन नेवर बी रिड्यूस अंडर एनी सर्कमस्टांस, मतलब क्या कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती किसी भी सर्कमस्टांस में, या फिर तो आर फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर तो कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, और आपका है कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। सो देखो इसका आंसर थोड़ा सा अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका आंसर कैसे आप देख सकते हो। देखो नेवर रिड्यूस, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं कि इनकी जो सैलरीज होती है वो कभी रिड्यूस नहीं होती, किसी भी सर्कमस्टांस में नहीं होती, ठीक है। बट एक पॉइंट पे रिड्यूस की जा सकती है, वो है कि जब भी अगर आपकी कंट्री में ही फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है तो आपकी जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसका आंसर होगा आपका 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन ओनली द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हो, ग्रॉस एफिशिएंसी, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ओके, सेनिलिटी, ओके, और उसके बाद है आपका एम्बल्स कंडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इसमें आप देखो प्रूव्ड लगा होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को लगाने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप ऑप्शन में क्या पता प्रूव्ड ना लिखा हो, तो आपको ऐसे आंसर को टिक नहीं करना, आपको वो आंसर ढूंढना जहाँ पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के बारे में बात की है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जैसे जज की पोस्ट को सिर्फ एक एलिगेशन की तरह नहीं ले सकते, मतलब एलिगेशन लगा के आप उनको नहीं हटा सकते, प्रूव्ड होना चाहिए कि हाँ आपने मिसबिहेव किया और आप इनकेपेबल हो अपनी पोस्ट को इंजॉय करने के लिए, फिर अपने पोस्ट को जो भी आपका काम है उसको करने के लिए, तो आप इस ग्राउंड पे उनको हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म ऑफ ऑल लॉ कमीशंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब क्या होता है उनका टर्म क्या है, 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर एंड 10 ईयर। आंसर इज 5 ईयर, इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट है, क्यों, मतलब देखो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बट अगर हम देखें जुडिशियल रिव्यू आपको किस एक्सटेंट तक मिल सकता है, फिर कहाँ से मिल सकता है, वो है इस क्वेश्चन में। सो द लेजिस्लेचर ऑफ इज सुप्रीम, जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम है, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम, ठीक है, जज आर ट्रांसफरेबल, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम, तो आपका सीधी सिंपल आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आपको जुडिशियल रिव्यू के पावर को एंजॉय करने से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी कोर्ट के जजेस को, ओके, तो ये आ गया। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स। और कौन सा आर्टिकल है जो भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और स्टेट्स, अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। सो आर्टिकल 331, 441, 350 एंड 356। सो आर्टिकल 331 को अगर आप पढ़ोगे तो जो बात करता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में होता है जो भी आपके अगर कोई भी मैटर स्टेट से ऊपर है, मतलब स्टेट की जो हाई कोर्ट्स हैं वो नहीं मैटर सॉल्व कर सकते, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया और अगर किसी स्टेट के बीच में हो रहा है तो कोई स्टेट नहीं इसको सॉल्व कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर सकता है, वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है और वो आर्टिकल में लिखा गया है 131 आर्टिकल में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। तो आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में पता होना चाहिए जो कि आर्टिकल 131 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस प्रोवाइडेड अंडर, मतलब कहाँ पर प्रोवाइड किया, कौन सा आर्टिकल में है। आर्टिकल 324 2, आर्टिकल 134 4, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 32। सो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में आपकी बात की गई है इम्पीचमेंट के बारे में जजेस का।
नेक्स्ट है द प्रोविजन इज रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेंट इन, सो 356, 368, 370 और 375. सो बहुत ईजी सा क्वेश्चन. आर्टिकल 368 आपका बात करता है अमेंडमेंट के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975. ये क्वेश्चन आपका 2020 ऑफ DULLB का है, ठीक है, बट इसके ऑप्शन अलग है. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ मतलब 1975 की इमरजेंसी को जब प्रोक्लेम किया जा रहा था तो किस प्रेसिडेंट ने, फिर किस प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड में उसको किया गया था. सो नीलम संजीवा रेड्डी, ओके, जाकिर हुसैन, ठीक है, बीबी गिरी, ठीक है, फारुखुद्दीन अली अहमद. सो इसका फारुखुद्दीन अली अहमद, तो इसका आंसर है फारुखुद्दीन अली अहमद के टाइम में आपका जो 1975 की जो इमरजेंसी उसको प्रोक्लेम किया गया था. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्लाइड. और अब हम मिलते हैं और किसी वीडियो में. कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो जाए को पूछना है, फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं ज़रूर उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी. और मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में. टिल देन गुड बाय गाइस.